हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं लोकेश शर्मा, अध्यापक नागरिक शास्त्र प्रवक्ता, आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल स्कूल घर में। हम लोग पिछली कई वीडियो से नागरिक शास्त्र कक्षा 11 की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके चैप्टर 2 तक हम पहुंच चुके हैं। और चैप्टर 2 की पूर्व पीठिका जिसे बोलते हैं रिवीजन, और उसकी एक भूमिका में हम 2 या 3 वीडियो बना चुके हैं। और आज हम मौलिक अधिकारों को एक एक करके चर्चा करेंगे, जिसमें हम पहले मौलिक अधिकार समता के अधिकार पर आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यह रहा आपकी कुछ आपकी जिसमें हम पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। ये रहे आपके मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में होते हैं, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। मौलिक अधिकार कुल मिलाकर 6 प्रकार के हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए बेटा, 6 प्रकार के अधिकार हैं। और ये जो जितने अधिकार हैं, इनकी मोटा मोटी आपको जानकारी पहले से हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा है, शब्दों से तो परिचित होंगे। स्वतंत्रता, समानता, शोषण, धर्म, शिक्षा, संस्कृति। या फिर नहीं भी परिचित होंगे तो ऐसे में आपको शब्दों से डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक एक शब्द पर चर्चा करूंगा। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिए, आप जब पढ़ते हैं मुझसे तो अपनी एक पुस्तक को अपने पास खोल के रखेंगे, एनसीईआरटी को। और उस पुस्तक में आपको एक एक चीज़ मिलेगी। मैं आपको पुस्तक पढ़ना ही सिखा रहा हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं पुस्तक को पढ़ना सिखाऊंगी। कैसे आप पुस्तक को शुरुआत करेंगे, फिर उसमें धीरे धीरे एक एक लाइन को कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे उसको। तो चलिए, पहला है आपका समता का अधिकार। तो समता का अधिकार को हम अंग्रेजी में इक्वालिटी या इक्विटी भी कह देते हैं, हालांकि इक्वालिटी होता है। समता का अधिकार को हम समानता के अधिकार के रूप में भी पढ़ते हैं। इसका अर्थ होता है एक जैसा व्यवहार, एक जैसे लोगों के बीच में एक जैसा व्यवहार। यदि लोग बिल्कुल एक जैसे हैं, उनकी स्थितियां एक जैसी हैं, उनके पास परिस्थितियां एक जैसी हैं, तो एक जैसा व्यवहार होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, आप किसी अस्पताल जाते हैं या किसी टिकट की लाइन में खड़े होते हैं, और जो पहले पहुंचता है वो लाइन में आगे लग जाता है, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे। और सब बारी बारी से अपना इंतजार कर रहे हैं, क्यों कि सब एक जैसे हैं, एक एक करके टिकट लेंगे। इतने में कोई दबंग दबंग आता है, 4x6 का आदमी, और अचानक सारी लाइन तोड़ते हुए और एक डायरेक्ट टिकट काउंटर पे पहुंचता है और उनको हड़का के एक टिकट ले लेता है। ऐसे में पूरी लाइन के जो पुराने लोग लगे हुए थे, वो अचानक से आक्रोश में आ जाते हैं, लड़ने लगते हैं। वो क्यों लड़ते हैं, क्या कारण है उनके लड़ने का? उनका कारण यही है कि आप भी हम जैसे हैं, आप भी लाइन में आइए, एक जैसा व्यवहार होगा सबके साथ। आप कोई वीआईपी थोड़ी ना है, या आप कोई ईश्वर थोड़ी ना है, या आप कोई अधिकारी थोड़ी ना है। अधिकारी होंगे तो हो सकते हैं आपको कुछ अलग से विशेष लाभ मिल जाए, लेकिन चूंकि आप इंसान हैं, नॉर्मल जनता हैं, तो चुपचाप लाइन में लगिए, अन्यथा हम आपको टिकट नहीं लेने देंगे। यही समानता है कि सबको अपने आप को एक जैसा फील कराना है। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह एक देश के स्तर पर फेलियर है। जैसे यदि कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा है और उसने हेलमेट नहीं लगाया, ठीक, या उसने हेलमेट हाँ ठीक है, नहीं लगाया। उसका एक और पड़ोस में चल रहा है, उसने हेलमेट लगाया है, और पुलिस दोनों को जाने दे रही है। तो जो लगाए हुए होगा उसके मन में होगा कि अच्छा, मैंने हेलमेट लगाया, इसे नहीं लगाया, तभी पुलिस ने इसको नहीं रोका। तो एक जैसा व्यवहार नहीं हो रहा है। या तो सबके लिए कंपलसरी करो, नहीं तो किसी के लिए मत करो। और ऐसे मन में जब समानता के प्रति एक आक्रोश या विद्रोह की भावना पनपती है, तो एक देश के स्तर पर एक अच्छे संकेत नहीं है। जितने देश बर्बाद हुए हैं, इस समानता के मूल्य को लेकर संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हो गया आपका समानता का अधिकार। थोड़ा और डिटेल में चर्चा करते हैं। तो उस डिटेल में चर्चा करने के दौरान हम देखते हैं कि जितने भी मनुष्य हैं, वो सब कौन हैं? आपने कक्षा 8 या 9 में पढ़ा होगा, 10 में पढ़ा होगा कि हम सभी लोग होमो सेपियंस हैं। मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। ऐसा नहीं है कि यूरोप के मनुष्यों का
इंग्लैंड के मनुष्यों का, अफ्रीका के मनुष्यों का नाम अलग अलग होगा, या भारत के मनुष्यों का नाम अलग होगा, जब होमो सेपियंस एक ही साइंटिफिक नेम है। क्यों? हमारी प्रजाति एक है, कुल एक है, हम उसी में से चलकर आए हैं। हमारे रंग अलग हो चुके हैं, नस्ल अलग हो चुकी है, पहनावा अलग हो चुका है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है भूगोल। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि भूगोल उसका कारण कैसे है। देखिए, हमारे पास एक छोटी सी पृथ्वी है, और उस पृथ्वी के बीचों बीच में से रेखा कौन सी गुजरती है? भूमध्य रेखा। ठीक, ये आपकी गुजरती है। इस भूमध्य रेखा पर सूरज की किरण या उसके आसपास के इलाकों में सूरज की किरण बिल्कुल सीधी पड़ती है। ठीक, जब सूरज की किरण सीधी पड़ती है तो ऐसे में सूरज की हानिकारक किरणें भी इसी क्षेत्र के में पड़ती हैं। तो इस क्षेत्र के आसपास जितने लोग रहते हैं, ये सूरज की किरणों से बचेंगे कैसे? तब ईश्वर ने उनको एक वरदान दिया है। वरदान क्या दिया है कि यहाँ के लोगों के पास उस यूवी, इंफ्रारेड और भी जो हानिकारक किरणें होती हैं, उससे बचने के लिए उनके शरीर में एक वर्णक होगा, मिलेनिन वर्णक, ये उपस्थित रहेगा। और इसकी उपस्थिति के कारण, यही कारण है कि चूंकि ये इनके अंदर होता है उपस्थित, तो जिसके कारण इनका जो रंग हो जाता है वो अश्वेत हो जाता है। कैसा? अश्वेत, जिसे हम लोग काला बोल देते हैं। किसकी वजह से? मिलेनिन की वजह से। और यही मिलेनिन है जो बचाता किसको है? यहाँ के लोगों को। किससे? सूरज से। अगर ये नहीं होगा तो इन सबको स्किन कैंसर होगा, ये सब मर जाएंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, और होगा तो रंग काला हो जाएगा। तो बताइए क्या जरूरी है? जरूरी सर्वाइवल है ना। यही तो डार्विन की थ्योरी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो जो सर्वाइव करेगा वही जीवित रहेगा। ठीक है, जो फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। हम होमोसेपियंस क्यों सर्वाइव कर पाए, क्यों आज तक जीवित हैं? हमारे आसपास के समय और भी मनुष्य थे, अलग अलग, नियंडरथेल्स थे या होमो इरेक्टस थे, ये सभी थे, लेकिन वो नहीं जीवित रह पाए, हम ही रहे। कारण क्या? हमने सर्वाइव किया। तो ऐसे में हमने सर्वाइव किया तो हमारा रंग कैसा हो गया? काला। अब ऊपर के जितने लोग हैं जो ध्रुवों के आसपास रहते हैं, नीचे रहते हैं, इनका रंग कैसा होता है? क्योंकि वहां पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो रंग कैसा हो जाता है? श्वेत, या फिर गोरा, या फिर सफेद, ये रंग होता है इनका। तो ये जो रंग है वो किसके कारण है? ज्योग्राफी के कारण, भूगोल के कारण। यह इनकी अनिवार्यता है, रंग नहीं होगा तो जीवित नहीं रहेंगे। ठीक, तो ऐसे में ये जो रंग हैं वो प्रकृति के बनाए हुए हैं। यह नस्ल है, प्रकृति की बनाई हुई है। लिंग है, ये प्रकृति के बनाए हुए हैं। तो प्रकृति ने मनुष्यों में उनकी कुछ कुछ चीजों में भिन्नता पैदा की है। तो प्राकृतिक रूप से उनके बीच कुछ चीजों में लेकर भिन्नता है। जैसे रंग है, लिंग है, किसी को पुरुष बनाया है, किसी को महिला बनाया है। रंग है, लिंग है, या नस्ल है। ठीक है, खान पान है। खान पान तो खैर ईश्वर ने या प्रकृति ने तो नहीं बनाया होगा, मनुष्य ने खुद ही बनाया, लेकिन खान पान का असर भी भूगोल का पड़ता है। जैसे जो देश, जिन देशों के पास समुद्र है तो वो समुद्री जीव खाते हैं। जिन देशों के पास मैदान है तो ऐसे में वो खेती करते हैं। तो इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कौन मछली खा रहा है और कौन गेहूं खा रहा है। मछली खाने वाला पापी है और गेहूं खाने वाला पुण्यात्मा का है, नहीं। उनका जैसा भूगोल है वैसे उनकी थाली में खाना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रकृति के ऊपर डिसाइड करती हैं। लेकिन यदि रंग, लिंग, नस्ल और खान पान के आधार पर समाज में भेदभाव होता है, कैसा? सामाजिक भेदभाव। सामाजिक भेदभाव, यहाँ संकट है। सामाजिक भेदभाव क्या होता है? थोड़ा डिटेल में बताऊं या शॉर्ट में? देखिए, मेरी आदत शॉर्ट की तो नहीं है। मेरा प्रयास है कि आप एक बार में समझ लें तो फिर दोबारा कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। ये सब बैकग्राउंड चल रहा है अभी तक समानता का। और मैं अपनी क्लास में, कक्षा में भी पढ़ाता हूँ तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ ताकि बच्चों का दिमाग खुल सके। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ अनुच्छेद 14 से स्टार्ट कर दूँ, फिर 15 पढ़ाऊँ, फिर 16 पढ़ाऊँ, 17 पढ़ाऊँ, 18 पढ़ाऊँ, बोलो कि समानता का अधिकार इतना ही, यही कंपटीशन में आता है, यही आपकी किताब में आएगा, रट लो इसको। लेकिन अंततः जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उस सोसाइटी को देखने की जो नज़र है या नज़रिया है या दृष्टिकोण है, ये आता कहाँ से है? पुस्तकों से ही तो आता है। और ऐसे में यह पुस्तकों को आप रटने के आधार पर केवल पढ़ते रहेंगे,
केवल क्वेश्चन आंसर को याद करने के आधार पर पढ़ते रहेंगे तो आपने सीखा क्या? शिक्षा वही है जो आपके चरित्र में, आपके आचरण में प्रदर्शित होती है। शिक्षा वही है जिससे आप सीखते हो। शिक्षा वही है जो आपको ग्रो करे, जो आपको आगे बढ़ाए। शिक्षा यह नहीं है कि आप 6 पास कर लें, 8 पास कर लें, 10 पास कर लें, 11 पास कर लें। और मुझसे पढ़ने वाले विद्यार्थी हमेशा यह बात बोलते हैं, क्योंकि आज से कई 1 साल पहले जब मैं ऑफलाइन कोचिंग लिया करता था तो 3 साढ़े 3 महीने मैंने कुछ बच्चों के ग्रुप्स को ये बात पढ़ाई थी। तो 3 साढ़े 3 महीने बाद ये मैंने पूछा कि क्या आप में चारित्रिक परिवर्तन आए? क्या आपके चरित्र में परिवर्तन आए? आपके भीतर कुछ परिवर्तन आए? तो लिटरली बच्चों ने ये बात बोली कि सर, हमें सचमुच सीरियसली बहुत सारे परिवर्तन आए। हमारा इस सोसाइटी को, इस देश को, इस समाज को देखने का नज़र या दृष्टिकोण बदला है। हम पहले गधे टाइप थे, लेकिन अब इंसान बन चुके हैं। हम में आलोचनात्मक दृष्टिकोण पैदा हुआ है। हम समालोचना दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं। हम अंध यकीन नहीं करते, अंधविश्वास नहीं करते हैं। तो यही मेरा कारण है, यही मेरा कहना है कि मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप उससे न सिर्फ पढ़ें बल्कि सीखें भी, जानें भी। तो अब कहानी कुछ ऐसी है, जो मैं आपको सामाजिक भेदभाव आपको पढ़ा रहा हूँ, वो कुछ ऐसा है कि सोसाइटी कितना भीतर तक आपके भीतर अनुचित व्यवहार को न्यायोचित ठहराती है, जस्टिफाई करती है। उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं लिंग, स्त्री और पुरुष, ये प्रकृति ने बनाए हैं। लेकिन स्त्री और पुरुष के बीच में ये जो भेदभाव है, ये सोसाइटी ने पैदा किया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल तौर पर लैंगिक भेदभाव पर बात करता हूँ। लैंगिक भेदभाव, चलिए, लैंगिक भेदभाव में क्या होता है कि एक छोटी सी बात बताइए। कई एक फेमिनिस्ट हैं, विचारक हैं, जो ये बोलते हैं कि जब आप छोटे बच्चे को देखेंगे तो यदि वह लड़का है तो उसके खिलौने क्या होंगे? बंदूक, कार, ट्रक। और अगर वो लड़की है छोटी सी, उसका क्या? किचन सेट, गुड़िया, ये खिलौने हैं। ये बचपन से स्टार्ट हो जाती है। मैं एक रिलेटिव के यहाँ गया था, तो बच्चा करीब 6-7 साल का होगा और वीडियो गेम खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ। तो उस वीडियो गेम के दौरान कारों का रंग चूज करने पर बात आई कि रंग का चयन करेंगे, किस रंग की कार होनी चाहिए। तो उसका दोस्त एक होता है, वो सजेस्ट करता है ये पिंक कलर ले ले, ये अच्छी लग रही है कार, नया कलर है। तो वो 6-7 साल के बच्चे ने जवाब दिया, मैं दंग रह गया सुन के। बच्चा कहता है पिंक कलर, ये तो लड़कियों का होता है। अब देखिए, वो 6-7 साल का बच्चा है और उसके दिमाग के भीतर ये बैठा हुआ है कि पिंक लड़कियों का कलर होता है और ब्लैक कैसा होगा? लड़कों का। हम तो कार लेंगे ब्लैक कलर की। यहाँ इस स्तर तक लैंगिक भेदभाव है। चलिए एक उदाहरण और देते हैं। हम सभी लोग मिडिल क्लास लोग हैं, कई बार खाना बच जाता है, तो ये जो बासी रोटी बचती है रात की, सुबह इस रोटी को खाने की संभावनाएं किसकी सबसे ज़्यादा है? घर के पुरुष की या स्त्री की, महिला की? ऑब्वियसली कौन खाएगा बासी रोटी? महिला। चलिए अगला एक एग्जाम्पल कि अब तो खैर नहीं है, हम अपने समय में ऐसा हुआ करता था कि जब इन्वर्टर नहीं होते थे, लाइट चली जाती थी, या फिर लाइट में भी पंखे वगैरह उतने नहीं हुआ करते थे, केवल एक सीलिंग फैन था, पूरा परिवार सोता था। तो ऐसे में क्या होता, लोग छत पे चले जाया करते थे। तो उस छत पर 2 प्रकार के बिस्तर बिछते थे। पहला बिस्तर बिछता था जिस पर केवल एक त्रिपाल टाइप होगी, जिस पर लोग लेटेंगे, और दूसरा एक गद्दा होगा। अब बताइए कि उस त्रिपाल पर कौन लेटेगा और उस गद्दे पर कौन लेटेगा? गद्दे पर उस घर के पुरुष लेटेंगे और त्रिपाल पर कौन लेटेगी? महिला। मच्छरदानी अगर एक ही होगी तो वो किसको मिलेगी? पुरुष को। अगर दूध एक ही गिलास बचा है तो वो कुछ किसको मिलेगा शाम को? पुरुष को। समझ में आ रहा है? तीसरा,
विषय, अक्सर ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट है, विषय, साइंस कौन लेगा? पुरुष। आर्ट्स कौन लेगी? महिला। यदि किसी पुरुष ने आर्ट्स ले लिया, अरे सबसे खराब विषय है, सबसे आसान विषय, ये तो महिलाएं लेती हैं। समझ में आया? चौथा, रोना, करुणा। रोना, रोता कौन है? पुरुष या स्त्री? बोला जाता है कैसे लड़कियों की तरह रो रहे हो। समझ में आ रहा है? चौथा, पांचवा, एक कहावत चलती है आपके यहाँ कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। ये तो कहावत है हमारी हिंदी किताबों में। चूड़ियां पहनने का मतलब क्या है? हम भी औरत नहीं हैं। औरत का मतलब क्या है? चूड़ियां नहीं पहन रखी मतलब हमें लड़ना आता है। और डरपोक कौन होते हैं? जो चूड़ियां पहनते हैं, अर्थात महिलाएं। डरपोक कौन है? महिलाएं। ये सारे उदाहरण जो आपकी सोसाइटी में मौजूद हैं, ये कहीं और के नहीं है, ध्यान रखिए। आपके घरों में मौजूद है ये। बेटा गिर गए हो तो रो मत। रोने का काम तो लड़कियों का है, तुम तो मर्द हो, मर्द को दर्द नहीं होता। ये सारे जो उदाहरण हैं, ये जो सारी फिल्में बनती हैं जहाँ पर पितृसत्ता सोच हावी होती है, पितृसत्ता क्या बोलते हैं? ऐसा समाज जहाँ पर पुरुष महिलाओं से ऊपर रहेंगे, खाने के मामले में, बाहर के काम करने के मामले में, कॉन्फिडेंस के मामले में, सैलरी के मामले में। तो ये जो भेदभाव है, ध्यान रखना, जब प्रकृति ने महिला और पुरुष बनाए, उसने भेद नहीं किया। भेद उस समाज ने किया। और ये आजकल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये हजारों सालों से हो रहा है। इसके पीछे की एक कहानी है, वो फिर कभी किसी दिन लाइव आएंगे, अपना दिखा के हम आपसे बात करेंगे, तब आपसे इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो फिलहाल आपने देखा लैंगिक भेदभाव, ऐसा ही भेदभाव है जो समाज ने तैयार किया है। वह है जाति। जाति है जो कभी जाति नहीं। तो जाति बनी कैसे? वर्ण से बनी। वर्ण कैसे थे? चार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन वर्णों के कुछ कुछ काम निर्धारित हुआ करते थे कि जो ये काम करेगा वो इस वर्ण का होगा। लेकिन धीरे धीरे ये जो काम थे वो जन्म आधारित होने लगे कि आप जिस वर्ण में हैं, आपका बेटा भी उसी वर्ण का रहेगा और वही काम करेगा वो। और ऐसे में जो सबसे ऊंचे वर्ण व्यवस्था से ऊंचे आएंगे, इन्हें सम्मान मिलेगा, इनको सम्मान नहीं मिलेगा। ये वेद नहीं पढ़ सकते हैं, जनेऊ नहीं पहन सकते हैं, विद्या अर्जन नहीं कर सकते हैं। ठीक। और धीरे 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 इनका शोषण होते होते स्थिति क्या हो गई कि शूद्रों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि शूद्र और जानवर एक ही कैटेगरी में आ गए। जहाँ पर हमारे बाबा तुलसीदास जी भी एक रामचरितमानस की चौपाई में लिखते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ये तो पीटे जाने लोग हैं, पीटे जाने योग्य लोग हैं। महिला है, शूद्र है, ढोल है, पशु है, शूद्र है, ये सब मारे जाने वाले लोग हैं। इनको पीटना चाहिए। पीटोगे तभी अ, सही रहेंगे, अकल ठिकाने रहेगी इनकी। बहुत सारी ऐसे कहावतें हैं। ये सब जो भेदभाव हैं, ये जो सोसाइटी ने बनाए हैं, समाज ने बनाए हैं, इन सभी भेदभावों को खत्म करना ही समानता है। इनको खत्म करना ही क्या हो गई? समानता की स्थापना हो गई। अच्छा, ये इतना जरूरी क्यों है? क्यों खत्म करें? बने बने रहने तो क्या दिक्कत है? मन में प्रश्न आ सकता है आपके? नहीं। अब बताते हैं क्यों। एक ग्रुप है छोटा सा, ठीक है, ये चलो छोड़िए। एक बार मैं एक क्लास में एक बच्चे को पढ़ा रहा था। मैं क्लास ले रहा था और मैं डिसिप्लिन को लेकर बहुत थोड़ा सा ज़्यादा ही कभी कभी अग्रेसिव हो जाता हूँ। डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन के दौरान मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, खुद का ही है। कि नियम यह है विद्यालय में कि सभी बच्चियाँ दो चोटी बनाकर आएंगी। कोई डिसिप्लिन को उल्लंघन नहीं करेगा, कोई एक चोटी में बाल खोल कर नहीं है, क्योंकि विद्यालय आने वाले बच्चे एक जैसे दिखाई दें, यूनिफॉर्म जैसे, यूनिफॉर्म में हों। तब ऐसे में क्लास में हम बैठे थे और एक बच्ची को मैंने देखा तो वो बाल खुले हुए थे, तो मैंने उसको इंडिकेट किया कि बेटा ये क्या है भाई, दो चोटी क्यों नहीं है? और उसने कुछ नहीं बोली, गलती थी उसकी, तो मैंने उसको छोटा सा पनिशमेंट दिया, खड़े हो जाओ आप।
अपनी सीट पर। अब उसने पूरी क्लास में नजर दौड़ाई, एक बच्ची उससे और मिल गई जो भी खुले बाल में थी, दो चोटी में नहीं थी। उसने तुरंत मुझसे ये कहा कि सर, वो भी तो खुले बाल में है। अच्छा, उसकी समस्या थी कि वह थोड़ा सा एक उसे स्वास्थ्य संबंधी इशू थे, इसलिए वह उसने पहले ही हमको बता दिया था कि सर मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा उसकी कोई बात नहीं है, आप पनिशमेंट अपना जो था उसको पूरा करो। अब वह विद्रोह में आ गई, लड़ने लगी बच्ची, वो बहस करने लगी। वो बहस क्यों कर रही है? क्योंकि उसको ये लग रहा है कि मेरे साथ समान व्यवहार नहीं हुआ है। और बहस करते करते हालांकि अंततः वह शांत हुई। जब मैंने उसको भी दूसरी बच्चियों को पनिशमेंट दे दिया, तब पता चला कि समानता क्यों जरूरी है। समानता से जरूरी है कि ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये टिका किस बात पर है? आपस में संबंध, आपस में संवाद, आपस में सहयोगात्मक व्यवहार हो, आपस में समानता हो। और यदि एक भी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके साथ समानता व्यवहार नहीं है, तो विद्रोही हो जाता है, बागी हो जाता है। एक फिल्म देखना आप, पान सिंह तोमर, वह क्यों बनी? वह बागी विद्रोही क्यों बना? क्योंकि उसके साथ समानता का व्यवहार, उसे न्याय नहीं मिल पाया। क्योंकि कानून सबके लिए समान है, लेकिन उसके लिए कानून ने फायदा नहीं पहुंचाया। और अंततः वह उस सोसाइटी से, समाज से, देश से, उसके नियमों से विद्रोही हो गया, बागी हो गया। और एक भी व्यक्ति के पास यदि उसे लगता है कि उसके साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है, तो यह जो विद्रोह है वो पूरी की पूरी व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है अकेले। इसलिए समानता महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया आपको समानता क्यों जरूरी है? इंटरेस्टिंग बात है कि 20 मिनट हो चुके हैं और अभी तक मैंने अनुच्छेदों पर चर्चा नहीं की है। अगर आप धैर्य से अभी तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत शानदार विद्यार्थी हैं, आप बहुत शानदार रीडर हैं, आप बहुत शानदार लिसनर हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। हम अपनी किताब पर पहुंचेंगे जिसमें अनुच्छेद 14, 15, ठीक, 16, 17 और 18 पर चर्चा होगी। चलिए पहुंचते हैं किताब में। यह है आपका सारे के सारे मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। कानूनों का समान संरक्षण बताते हैं क्या है। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नानाघाटों, सड़क आदि प्रवेश की समानता होगी। रोजगार में अवसर की समानता होगी। छुआछूत का अंत होगा, उपाधियों का अंत होगा। ये आपके एक एक करके सारे अनुच्छेद हैं। मैं हल्का सा इसके बारे में डिटेल में आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, फिर किताब पर पहुँचते हैं। ये जो आपका यहाँ से स्टार्ट है, हाँ, समता का अधिकार। तो पहले ये दो केस स्टडी पढ़ लेते हैं, फिर पहुंचते हैं इन तक कि ये दो काल्पनिक स्थितियां आपकी किताब में दी हुई हैं, इनके बारे में आप पढ़ो और उसके बाद बताओ क्या है। क्या है कि स्वदेश नाम का एक व्यक्ति है। स्वदेश कुमार अपने गांव गया, उसके साथ उसका दोस्त भी था। गांव के एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था, पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसने उसका पूरा नाम पूछा। यह ध्यान रखना, अक्सर आप अपने दोस्त के साथ उसके घर जाएंगे तो उसके पिता या मम्मी आपसे नाम पूछेंगे। आपने कहा कि अंकल मेरा नाम रोहन है, तो पापा कहेंगे सिर्फ रोहन, आगे कुछ नहीं लगाते हो, पूरा नाम क्या है? तो ध्यान रखना, वो आपके पूरा नाम में इच्छुक नहीं है, वो आपकी जाति में इच्छुक हैं। आप रोहन कुमार लगाते हैं, कि आप रोहन शर्मा लगाते हैं, कि आप रोहन मिश्रा लगाते हैं, कि रोहन चौधरी लगाते हैं, या रोहन गुप्ता लगाते हैं, क्या लगाते हैं आप? तो वे इच्छुक हैं कि वे किस बर्तन में आपको पानी दें। ये ध्यान रखना, पहले जाति पूछते हैं। भाई कौन, डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकते कौन जाति हो, लेकिन समझ में आ रहा है कि आप वो पूरा नाम जो पूछ रहे हैं उसका कारण क्या है? जाति। तो जैसे पूरा नाम उसका पूछा, तो उसके बाद दुकानदार पता चल गया कि वह एक दलित है, शूद्र जाति से आता है। तो स्वदेश कुमार को तो सुंदर कप में चाय दे दी, लेकिन उसका जो दोस्त था उसको किस में दी? कुल्हड़ में चाय दी। अब ये जो है ना, व्यक्ति एक ही हैं, लेकिन समाज में जो जाति व्यवस्था के आधार पर उनके बीच जो असमानता का व्यवहार हुआ, कि एक को तो कप में चाय मिली, एक को कुल्हड़ मिली। ठीक, तो कुल्हड़ वाली जो चाय है वो है असमानता। अगला,
टेलीविजन का एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को आदेश दिया गया कि आगे वे समाचार न पढ़ें। वे सभी महिलाएं थीं। इसका कारण यह बताया गया कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी हैं, लेकिन उस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। उनको एक नौकरी से निकाल दिया गया। क्या बोला गया कि ऐसा है, आप नहीं लगाना, आप 45 साल से ऊपर हो चुके हो। लेकिन यही पुरुष थे जो 45 साल प्लस थे, उनको नौकरी से नहीं निकाला। तो ये जो भेदभाव है, ये लिंग के आधार पर भेदभाव है। तो आपने पहला क्या देखा, जाति व्यवस्था, दूसरा क्या देखा, लिंग। तो भेदभाव है हमारी सोसाइटी में। अब देखते हैं, पहला है कानून के समक्ष समानता। ये इंपॉर्टेंट है। क्या कानून क्या होता है, नियम अर्थात संविधान। सबसे बड़ा कानून क्या है, संविधान। उसके समक्ष मतलब उसके आगे सब कैसे हैं, समान हैं। यहाँ पर कानून जो है उस सभी को कैसा व्यवहार करेगा, एक जैसा। जैसे यदि किसी ब्राह्मण व्यक्ति ने अपराध किया या किसी दलित व्यक्ति ने अपराध किया, दोनों की सजा एक जैसी है। ऐसा पहले नहीं था। जब मनुस्मृति थी या और पहले के समय थे तो वहाँ स्थितियाँ उल्टी थीं। ब्राह्मण को सजा अलग होगी, क्षत्रिय को अलग होगी, वैश्य को अलग होगी, शूद्र को अलग होगी। लेकिन कानून के समक्ष समानता में क्या होगा कि सब एक जैसे हैं और सबको एक जैसे नियमों पर चलना पड़ेगा। चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, उसको स्पीड लिमिट अगर 40 रोड पे दी है तो 40 के अंदर ही गाड़ी चलानी है। यदि उसको किसी भी प्रकार के नियम एक व्यक्ति को मानने हैं तो सेम उसको दूसरे को भी वही मानने पड़ेंगे। ठीक, तो कानूनों का संरक्षण सबको एक जैसे करना है, कानूनों को मानना है। क्लियर हो गया। राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अब अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी आधार पर, किस पर, धर्म, चाहे किसी का धर्म कुछ भी हो, मूल वंश कुछ भी हो, उसकी जाति कुछ भी हो, लिंग कुछ भी हो, या वो जन्म स्थान कहीं भी हो, तो ऐसे में उसके इन चीज़ों के आधार पर उसको, जैसे किसी दुकान में, होटल में, कुओं पर, तालाबों पर, स्नानाघाटों पर, सड़कों आदि प्रवेश की समानता दी जाएगी। छोटी सी कहानी बनाते हैं। एक फिल्म है शूद्र। शूद्र फिल्म देखना। उसमें एक सीन है कि जो दलित लोग होंगे, जिन्हें बोलते हैं निजी जाति के लोग, हालांकि जाति कोई नीची ऊंची नहीं होती, अलग होती है। तो नीची जाति के जो लोग दलित लोग हैं, जिन्हें हम और भी उनमें कुछ कैटेगरी होती हैं जो लास्ट में होते हैं डोम लोग, उनके लिए एक नियम यह बनाया गया था उस समाज में पुराने, कि जब वो, पहली बात तो वो मुख्य सड़क पर नहीं निकलेंगे। जैसे मेन रोड ये है, मान के चलो ये मेन रोड है, तो वो दिन में मेन रोड पर नहीं चलेंगे। ठीक है, वो सूरज उगने से पहले और शाम ढलने के बाद, ठीक है, सूरज ढलने के बाद ही चलेंगे, ताकि उनकी परछाई भी रोड पर ना पड़े। क्योंकि उनकी परछाई अगर पड़ती है और परछाई किसी और पर पड़ गई तो वो चीज़ अपवित्र हो जाएगी, वह खराब हो जाएगी। ठीक, रात में वो लोग चलेंगे, लेकिन कहाँ पर चलेंगे, मुख्य सड़क से नीचे, इधर भी और इधर भी। ठीक, और जब वो चलेंगे तो अपनी पीठ पर, जैसे ये व्यक्ति है तो अपनी पीठ पर एक झाड़ू टांग के चलेंगे, ताकि जब वो चलें तो पीछे से उनके पैरों के जो निशान है वो झड़ते चलें। किन के साथ हो रहा है, शूद्रों के साथ। ठीक, तो अब इनको आज़ादी नहीं है कहाँ की, दुकानों में जाने की, होटलों में जाने की। जैसे रेस्टोरेंट में लिखा होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तालाबों से पानी नहीं लेने देते थे इनको। अंबेडकर साहब के साथ यही तो किस्सा हुआ था। अंबेडकर साहब जिस विद्यालय में पढ़ते थे, उस विद्यालय में जहाँ सब बच्चे पानी पीते थे, अंबेडकर जी वहाँ से नहीं पी सकते थे पानी। क्यों? क्योंकि उनके लिए अलग से पानी की व्यवस्था की गई थी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे में अलग बर्तन होगा। जैसे मेरे एक रिलेटिव हैं, तो वो जब बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, तो जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं तब बताते हैं कि हम, जो बच्चा छू ना जाए नीची जाति का, इसलिए डंडा रखते हैं, संटी रखते हैं। ठीक, डंडे से उसको पढ़ाते हैं, स्टिक से। मारते भी हैं तो स्टिक से,
हालांकि मारना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी विद्यालयों में पिटाई तो होती है। हम सबकी पिटाई हुई है, पिटाई से ही विद्या आती है, मेरा मानना तो यही है। आपका मानना कुछ भी हो सकता है। तो ये जो होटलों पर, कुओं पर, तालाबों पर, स्नान घाटों पर, सड़कों पर प्रवेश की समानता होगी, सभी ये जो जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये धर्म के आधार पर या मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर इनको जाने ना दिया जाए। मैं ब्राह्मण होकर कई बार मस्जिदों में गया हूँ, ठीक है। मैं कई बार और कार्य कर चुका हूँ। कहीं भी मैं घूम सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं पानी पी सकता हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि ब्राह्मण हूँ, बल्कि ये अनुच्छेद 15 है मेरे पास, और कोई भी व्यक्ति कहीं जा सकता है। ठीक, अगला अनुच्छेद 16 है, रोजगार में अवसर की समानता। नौकरियों में, खासकर सरकारी में नौकरियों में एक जैसा व्यवहार होगा। फॉर्म निकले हैं, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, फॉर्म अप्लाई कीजिए, नौकरी आपको मिलेगी। अनुच्छेद 17, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, कई कंपटीशन में पूछा जाता है, छुआछूत का अंत, इसको बोलते हैं अस्पृश्यता का अंत। ये अंबेडकर साहब की देन है। ये जो नीची जातियां बोला जाता है, जो शूद्र लोग थे, इनका छूना भी बहुत बुरा माना जाता था, और कोई इनके पास नहीं बैठता था। यह सोसाइटी में जाएंगे तो चारपाई के पास बैठेंगे, जमीन पर। ये जब कहीं खाने पीने की बारी आएगी तो लास्ट में खाएंगे, कहीं कोई टच ना हो जाए इनसे, इस बात का ये इनको नियम बना दिए गए थे। तो ये सारी चीजें खत्म हो, इन चीजों पर, ये जो अमानवीय चीजें हैं, जो शोषण का प्रतीक हैं, ये सब खत्म हो। ऐसे कई एग्जाम्पल आज भी देखने को मिलते हैं कि ऊंची जाति के लोगों की गली में से नीची जाति के लोगों की अगर बारात निकलती है तो वो लोग निकलने नहीं देते हैं, या फिर दूल्हे को बोलते हैं कि घोड़े पर से नीचे उतर के जाओ, तुम चुपचाप बिना बैंड बाजे के। ठीक, ये है अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत क्या होता है? उपाधि बोलते हैं जो नाम से पहले लगाई जाती है, जो अंग्रेज लोग उपाधि दिया करते थे, जो नाइटहुड है, या फिर लॉर्ड है, या फिर कोई और है, या फिर समाज में जो उपाधियां मिली हैं, पंडित जी, चौधरी साहब, राय बहादुर, जमींदार बाबू, ये जो सारी उपाधियां, और इन उपाधियों के आधार पर होता क्या है कि जिनको ये उपाधि मिल जाती है, वे तो फूले नहीं समाते हैं। ठीक, उनकी समाज में बहुत इज्जत हो जाती है। लेकिन जिनको नहीं मिलती है वो परेशान रहते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, ये एक अवैध सम्मान है, हम भी इंसान है, ये भी इंसान है, ये अलग कैसे हो। लेकिन फिर भी इसमें एक नियम दिया गया है कि उपाधियों का अंत तो हो जाएगा, सारी सारी प्रकार की जितनी उपाधियां थी वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन कौन कौन सी? शैक्षिक उपाधि और सेना वाली, जो सेना मिलती है, जो उपलब्ध की जाती है, सॉरी, अर्जित की जाती है, इस उपाधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर, पीएचडी के बाद आपके नाम क्या डॉक्टर लग जाएगा। ठीक है, सेना में मेजर या लेफ्टिनेंट या कर्नल, ये सब कुछ आपको उपाधियां मिल जाएंगी, ये लगा सकते हो, लेकिन और उपाधि नहीं लगा सकते हो। ये तो हो गया आपका छोटा सा टॉपिक, जिसमें हम समता के अधिकार के बारे में एक एक अनुच्छेद को देखा था। अब देखते हैं अभी किताब का पैराग्राफ क्या कहता है। हमने ये सब पढ़ाने से पहले आपको शुरुआत में 2 केस स्टडी पढ़ाई थी। एक तो स्वदेश कुमार की थी, जहाँ पर कुल्हड़, उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय मिलती है, और दूसरा था लैंगिक समानता के आधार पर, जहाँ 45 प्लस की महिलाओं को मना कर दिया न्यूज़ पढ़ने से, लेकिन पुरुषों को अलाउ कर दिया। तो ये जो भेदभाव हैं, ये स्पष्ट उदाहरण है कि एक में तो जाति के आधार पर, दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया। भेदभाव बोलते हैं अलग अलग उनको ट्रीट करना। ठीक है, क्या आपकी राय में क्या भेदभाव उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसे हर प्रकार के भेदभाव को खत्म होना चाहिए। अब समता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। तो अनुच्छेद 14 क्या बोलता है कि सभी प्रकार के भेदभावों को खत्म करना, कानून के समक्ष समान हो गए। ठीक है, सार्वजनिक स्थल जैसे दुकान हो गए, होटल हो गए, मनोरंजन हो गए, कुआं हो गए, स्नान घाट हो गए, पूजा स्थल, मंदिर हो गए, ये सब समानता के आधार पर प्रवेश दें। यह अनुच्छेद 15 था। ठीक है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता, 15 में साफ लिखा गया। 16 में क्या है? लोक सेवाओं में अर्थात नौकरियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्या है? अनुच्छेद 17, छुआछूत की जो प्रथा थी कि छू ना जाए कहीं,
नहीं तो किसी नीच जाति वाले ने छू लिया तो अब नहाना पड़े, गंगा जल डालो। ये सब काम करना खराब है, ये सबसे भद्दा रूप है। और समता के अधिकार अनुच्छेद 17 के तहत इसको हमने समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 18 में क्या बोला हमने कि जिन लोगों को सेना में या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है, इसके अलावा हर प्रकार की उपाधि खत्म की जाती है, ताकि सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा और गरिमा प्राप्त हो सके, सबको लगे कि नहीं हम एक जैसे ही हैं। ठीक है, यही सारी चीजें आपकी संविधान की प्रस्तावना में भी लिखी हुई हैं। अब इसी केस स्टडी के आधार पर ये उन्नी मुन्नी जो है वो एक प्रश्न पूछती है कि क्या ऐसी बातें हमारे देश में होती होंगी। कौन सी बातें हैं? ये स्वदेश कुमार वाली, एक सेकेंड। तो स्वदेश कुमार वाली जो ये घटना हुई जिसमें बोला गया कि दलित हो तो तुम्हें कुल्हड़ में चाय मिलेगी, मिडिल क्लास के हर घर में ये होता है, हर घर में होता है कि नीची जात वाले व्यक्ति मिलेगा तो कांच के गिलास से पानी मिलेगा। ठीक है, यदि कोई समान जाति का होगा तो स्टील के गिलास से मिलेगा, ये हर घर में होता है। या कोई मुस्लिम आ गया तो उसके लिए अलग बर्तन होंगे, ये हर घर में होता है। तो ये जो उन्नी कहती है क्या ये हमारे देश में होता है? बिल्कुल होती हैं। क्या ये सब काल्पनिक है? बिल्कुल नहीं है काल्पनिक, आज भी हमारे यहाँ सब कुछ चल रहा है। तो इसको खत्म करना है, ये एक समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए सबसे खराब चीज है कि हम और वो एक जैसे ही मनुष्य हैं, लेकिन चूंकि जाति की वजह से इतना बड़ा भेदभाव, यह तो अस्वीकार्य है पूरी तरीके से एक सभ्य समाज के लिए। तो देखा है, क्या आपने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? यह समानता को कैसे परिभाषित करती है? आप पाएंगे कि प्रस्तावना में समानता के बारे में दो बातों का उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अब चलिए पहुंचे प्रस्तावना पे, आइए प्रस्तावना पे चलते हैं। थोड़ा सा पहले चैप्टर से, यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको पुरानी वीडियोस में आप देख लें। आगे प्रस्तावना, भारत की उद्देश्य के, मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में, मैं आपको उद्देश्य का पढ़ाऊंगा नहीं स्टार्टिंग में ही, धीरे धीरे आप पहुंचते रहेंगे। जैसे अभी तक आप लोगों ने क्या क्या देखा है? समानता, ये है समता। क्या है समता? प्रतिष्ठा और अवसर की। समझ में आ गया? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए हमको किसकी समता प्राप्त करानी है? प्रतिष्ठा की। प्रतिष्ठा बोलते हैं कि सम्मान, सभी लोगों की प्रतिष्ठा, डिग्निटी, सम्मान, उनका उनका आत्मविश्वास। ठीक है, यह एक जैसा होना चाहिए हर व्यक्ति का। जिसे बोलते हैं ना कि अगर हम कम पैसे वाले हैं तो क्या हमारा सम्मान नहीं, हमारी प्रतिष्ठा नहीं? बिल्कुल है, एक जैसी प्रतिष्ठा। यदि कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ ऐसा उसने उसकी प्रतिष्ठा पर संकट पैदा कर दिया है, प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई है, तब वह व्यक्ति उस अमुक व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है प्रतिष्ठा को लेकर। तो प्रतिष्ठा चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे टीचर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबकी प्रतिष्ठा एक जैसी होनी चाहिए। और साथ ही साथ अवसर, उनको अवसर एक जैसे मिलने चाहिए। हर किसी की परिस्थितियां एक जैसी होनी चाहिए। क्या हो सकती हैं? क्या अवसर सबको एक जैसे मिलते हैं? बताइए। चलिए अब हम पहुंचते हैं, आपको ये जो लेक्चर है थोड़ा लंबा तो हो जाएगा, लेकिन आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हमको बताते हैं कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता में क्या, ये आ गए, ये देखिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा समझे, बता दी मैंने आपको कि एक जैसी गरिमा हो सबका, एक जैसा सम्मान हो, तो यह तो इजीली समझ में आ गया। लेकिन अवसर क्या है? कि सभी लोगों को, चाहे वह किसी भी जाति में पैदा हुए हों, किसी वर्ग में पैदा हुए हैं, कुछ भी लिंग हो उनका, उनको अवसर एक जैसे मिलने चाहिए। चांस, ठीक है, अवसर। ये क्या होता है? ये होता है कि जब आप बोर्ड का एग्जाम देंगे तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? 3 घंटे 15 मिनट, 3.15 घंटे या 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, कहाँ गया? ये है 15 मिनट। क्या लड़कों को ज़्यादा टाइम मिलता है? नहीं।
क्या लड़कियों को कम टाइम मिलता है? नहीं। क्या ब्राह्मण लोगों को कम टाइम मिलता है? नहीं। क्या एससी को कम टाइम मिलता है? ओबीसी को कम टाइम मिलता है? बिल्कुल नहीं। सबको टाइम कितना मिलता है? 3 घंटे 15 मिनट। इसका मतलब सभी को जो चांस मिलता है, अवसर मिलता है, एक जैसा मिलता है। समझ में आ गया? इसे बोलते हैं अवसर की समता, अवसर की समानता। रेलवे का जब आप टिकट करने जाते हो तो सबको एक जैसे अवसर मिलते हैं। ठीक है? जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हो इस समय, चाहे आप किसी भी जाति के हो, किसी वर्ग के हो, आपको अवसर एक जैसा ही मिल रहा है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात है आगे की, कि चलो ठीक है, हमने 3 घंटे 15 मिनट दे दिए, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा आ गया पेपर देने जो दिव्यांग है, जिसको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, या लिख नहीं पाता है अच्छे से, चलो दिखाई नहीं देता है उसको, अब वह कैसे काम करेगा? तब नियम थोड़ा सा बदल जाता है कि जो दिव्यांग है, क्योंकि ये जो सभी लोग थे, इनके लिखने की गति एक जैसी थी, सबकी उंगलियां पांचों थी और वो आराम से पेन चला सकते थे, लेकिन ये दिव्यांग है, ये दिखने में सही नहीं है, इसे अच्छे से दिख नहीं पाता है, तो ऐसे में क्या किया जाए? तब इसके लिए एक नियम आता है। नियम है कि समानों के बीच में समान अवसर, समान के लिए समान अवसर, और जो समान नहीं उनका क्या होगा? तो वे कैसे हैं? असमान। तो असमानों के लिए असमान व्यवहार। ये असमान व्यवहार क्या होगा? ये महत्वपूर्ण चीज है, बताते हैं क्या। हर चीज समझने की है। असमानों के बीच असमान व्यवहार क्या होगा? वो यह होगा कि जो दिव्यांग लोग होंगे, जो दिखने में थोड़ा सा उन्हें परेशानी हो रही है, तो नियम यह है कि उनके लिए हर 1 घंटे पर 20 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे पेपर देने के लिए। तो 3 घंटे में कितने हो गए? 60 मिनट। तो टोटल 1 घंटा उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन ये सब किसको मिलेंगे? जितने दिव्यांग होंगे उनके लिए। ठीक है, एक घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। अब ये जो एक जैसे थे उनको एक जैसे नियम, और जो एक जैसे नहीं है उनके लिए अलग नियम। समझ में आ रहा है आपको कुछ कुछ? चलिए थोड़ा सा और एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। एक माँ है जिसके 4 बच्चे हैं, ABCD। ठीक है, सबको रात में सोते वक्त एक 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 गिलास दूध मिलता है। हुआ क्या, अचानक सी बीमार पड़ गया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा इसको वीकनेस ज़्यादा हो रखी है, इसे दूध एक्स्ट्रा पिलाओ, इसे एक्स्ट्रा प्रोटीन पिलाओ। गिलास है 4 ही। तो क्या किया गया, ए से बोला कि आप आधा गिलास पियो, आप आधा गिलास पियो, आप आधा गिलास पियो। तो आधा, आधा और आधा कितना हो गया? 1.5 गिलास बचा। डेढ़ एक इसका, तो इसको कितने टोटल मिल गए? 2.5 गिलास दूध। क्या ABD इस बात से कोई आपत्ति उठाएंगे? नहीं। उन्हीं का भाई है, चूंकि कमजोर है, कुछ दिन के लिए उसको एक्स्ट्रा दूध चाहिए, ये आराम से दे देंगे अपना अपना आधा आधा गिलास। ठीक है ना? आप सब कहेंगे नहीं बीमार है, चाहे कुछ भी हो, नहीं हम तो एक जैसा ही व्यवहार रखेंगे, एक एक गिलास दूध मिलना चाहिए, वो रिकवर करे चाहे ना करे। क्या संभव है ऐसा? अच्छा रहेगा कि सभ्य समाज के लिए? नहीं। हमारे जो पिछड़े हुए लोग हैं, हमारे लिए जो जिनकी स्थितियां एक जैसी नहीं है, परिस्थितियां एक जैसी नहीं है, तब उनके लिए कुछ अतिरिक्त हम कर सकते हैं, कुछ चीज़ें रिजर्व कर सकते हैं, कुछ आरक्षित कर सकते हैं, और इसी का नाम है क्या? आरक्षण। ठीक, इसको समझते हैं कैसे। माना यह जाता है, और यह आंकड़ों से स्पष्ट भी है, जो सवर्ण कैटेगरी के लोग हैं, जिन्हें जनरल बोलते हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय लोग हैं, यह समाज में सम्माननीय भी हैं, इनके पास व्यापार वाणिज्य भी अच्छा है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है। ओबीसी जो लोग हैं, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इनके से जनरल से कम है, थोड़ा सा लो है। एससी जो है उनकी बहुत कम है। एसटी जो है, जो जनजातीय
उसमें रह रहे हैं उनकी बहुत ही कम है। ठीक, जनरल की ठीक है, ओके है। अब एक क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं जनरल के भी, ओबीसी के, एससी के और एसटी के। अब जनरल का बच्चा जो है, इसके पिता अच्छी नौकरी में भी हैं या फिर खेती वगैरह अच्छी हो रही है, इसके पिता आराम से इसको पढ़ने के लिए किताबें भी टाइम पे दे देते हैं, इसके पास बुक्स भी हो गई हैं, इसको एक्स्ट्रा ट्यूशन भी मिल जाती है और इसे कुछ काम भी नहीं करना पड़ता और सोसाइटी में भी इसका बहुत सम्मान है, इसे कुछ खास दिक्कत नहीं। पंडित जी सब बोलते हैं तो कोई खास ऐसा इशू है नहीं। घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक ही है। ठीक है, ओबीसी है, इसको बुक्स तो दे देते हैं पापा उसके, लेकिन ट्यूशन नहीं पढ़ा पाते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी ही ठीक है, ट्यूशन नहीं है। और इसको जो बाइक मिली थी, इसको मिलती है केवल साइकिल। ठीक, एससी का बच्चा है, इससे आधी तो बुक्स ही मिल पाई, वो भी किसी और से ले ली होंगी उसने, पुराने बच्चों से जो पास आउट हो गए होंगे आधे दामों पे। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन के नाम पर कुछ खास नहीं है, 2-3 बीघा ज़मीन है, होती है, थोड़ी बहुत मजदूरी करते हैं, ये सब कुछ है, तो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है इसकी। ठीक है, बेचारा पैदल आता है। ठीक है, पैदल आता है या फिर मान के चलो यह दूर से, कहीं से बहुत दूर से अपनी किसी सवारी से आता है। बहरहाल इसके पास साइकिल भी नहीं है। अब आते हैं एसटी का बच्चा। एसटी का बच्चा जनजातीय समुदाय से आता है, इसके पास बुक्स भी बहुत ही कम रह गई। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन तो लकड़ी बीन बीन के ही काम चल रहा है इसका। ठीक है, साइकिल वाइकिल तो कुछ कहो मत, कभी कभार बेचारा स्कूल आ पाता है, और जब खेती का टाइम आता है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है तो स्कूल भी नहीं आता है। जब गेहूं कटने का टाइम आता है, इसके साथ भी ये अटेंडेंस भी इसकी बहुत कम रहती है, पढ़ भी नहीं पाता है, ट्यूशन तो दूर की बात है, किताबें नहीं खोल के देख पाता है। अब ये जो नहीं कर पा रहा है, किताबें नहीं खोल पा रहा है, इस गलती इसकी है क्या? नहीं, इसकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि यदि खेत पे काम नहीं करेगा, जंगलों में नहीं जाएगा तो खाना नहीं मिल पाएगा इसको। ये बेचारा अगर मजदूरी करने नहीं जाएगा, मेलों में जाके दुकानें नहीं लगाएगा, ठीक है, तो ये बर्बाद हो जाएगा, पेट नहीं चलेगा, पेट नहीं पाल पाएगा। ओबीसी व्यक्ति ऐसा है कि साइकिल से आ रहा है, जनरल अपना सही है इसकी सिचुएशन, इन्वर्टर भी है घर पे। अब ये बताओ, इसमें से क्लास में नंबर ज़्यादा कौन लाएगा? भाई नंबर 90% टॉप कौन करेगा? यह करेगा। ओबीसी कितने नंबर जाएंगे? 70%। एससी कितने आ जाएंगे? 60%। और एसटी कितने आ जाएंगे? 40%। ये बहुत मेहनत करेगा तो इसके इतने आएंगे, जितनी जितनी ये मेहनत करेगा। ये पहले से ही पढ़ता था, ट्यूशन भी है इसके पास, 90 आ गए। अब 12th के बाद यह जो बच्चा है फॉर्म डाल रहा है बीए के लिए, और बीए में इसने फॉर्म डाला तो बीए में जिसके नंबर ज़्यादा आएंगे उसे एडमिशन मिल जाएगा। तो नंबर ज़्यादा किसके हैं? इसके। तो सारी सीटों पर चयन किसका हो जाएगा? जनरल का। इन बच्चों को क्या हुआ? ये इनकी क्या गलती थी? इनको अवसर एक जैसे नहीं मिले तो। अब नया नियम क्या है? आरक्षण। उसमें क्या होगा? जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, इनकी कट ऑफ अलग अलग होंगी ताकि ये बच्चे ही पढ़ सकें। इसकी कट ऑफ 70 के पास जाएगी, इसकी 60 रहेगी, इसकी 40 रहेगी, ताकि ये बच्चे भी आगे बीए में पढ़ सकें, ताकि बीए में उनको पढ़ने के एक जैसे अवसर मिल सकें, ताकि एडमिशन का भी अवसर मिल सके। इसलिए इनको आरक्षण दिया जाएगा, इनकी सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। किसके लिए? ताकि अवसर एक जैसा मिल सके, क्योंकि प्रतिष्ठा भी एक जैसी है सबकी। समझ में आ गया आपको आरक्षण की नीड? आगे फिर कभी देखेंगे हम। चलिए आगे हम देखते हैं, इसको रफ करते हैं। अब आपका संविधान क्या कहता है? आपने संविधान के लिए क्या किया? लिखा है, लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं हैं, सामाजिक विषमताएं हैं, प्राकृतिक नहीं है, तो समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है? किसी के पास साइकिल है, किसी के पास पैदल है, कोई सवारी से आता है, कोई डेली आ भी नहीं पाता है। तो संविधान स्पष्ट क्या करता है? और महिलाएं, बच्चियां बेचारी, बच्चे दिन भर स्कूल में घर पे काम करती हैं, तब जाके स्कूल आ पाती हैं। कि हम तो ऐसे वर्ग की बच्चियों को पढ़ाते हैं,
हम तो देखते हैं ऐसे तमाम बच्चियां हैं जिनके पिता शराब पी के आते हैं, लेकिन फिर भी बेचारी आ रही हैं। कभी 2 दिन में एक बार आ गई, कभी 8 दिन में एक बार आ गई, कहीं पेपर देने आती हैं केवल। उनकी अलग अलग मजबूरियां होती हैं, घर के सब काम करती हैं, छोटे बच्चों को पालती हैं, घर के काम करके आती हैं। अब उनसे मैं क्या उम्मीद करूं घर पे जाके पढ़ाई करेंगे, ट्यूशन लेंगे? वो नहीं ले सकते। महिलाओं की स्थितियाँ बेचारी साइकिल से धूप में बारिश में करके खींच के लाती हैं साइकिल को। तब ऐसे में उनको पढ़ाने के जो उनकी जो पढ़ने के घंटे हैं वो कम हो जाते हैं, उनके नंबर भी कम आते हैं इस चक्कर में। महिलाएं हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, ओबीसी हैं, तो इनके लिए कुछ स्पेशल योजनाएं हो सकती हैं, विशेष योजनाएं हो सकती हैं। मैंने क्या बोला? स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल नियम और निर्णय लागू किया जा सकता है। नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है, और जब आरक्षण देंगे तो हम अवसर सबको एक जैसे दे पाएंगे। ठीक, तो अवसर की समानता के लिए जरूरी क्या है? आरक्षण। ठीक है, तो यदि कोई आरक्षण के बाद बोले कि नहीं, आरक्षण में जनरल वाले बच्चे के 90% आ पाते हैं, उनके 70, उनके 60 पे उनके एडमिशन हो जाते हैं, 60 पे उनकी नौकरी लग जाती है, तो ये जो है ना, ये गलत नहीं है। ये जो कमजोर पिछड़े हुए लोग थे उनको थोड़ा सा बोलते हैं कि आधा गिलास दूध एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए? जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं एक छोटा सा, हाँ ये था अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है। उससे पहले ये देखो 16(4) ये कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात, 16(4) पहले बोलता है क्या, 16 क्या बोलता है? 16 बोलता है कि नौकरियों में समान अवसर मिलेगा, लेकिन साफ क्या बोलते हैं कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोके, अर्थात आरक्षण किया जा सकता है। जैसे राज्य में, ये पूरा राज्य है, उस राज्य के 100% जनसंख्या में से 80% हिंदू हैं, ठीक है, और 20% मान लो 15% हिंदू नहीं, 80% जनरल हैं। चलिए 50% जनरल हैं, 27% ओबीसी हैं, 15% एससी हैं, 7 और 5 12, 2 और 1 3 और 1 4, और 8% या 7.5% कितने हैं? एसटी हैं। ठीक, तो पूरी जनसंख्या में इतने लोग हैं। ठीक है, और क्या हर नौकरी में भी इतना परसेंटेज है उनका कि जो ओवरऑल नौकरियां हैं उनके जो पद हैं उसमें भी इतने इतने परसेंट लोग हैं? उतने नहीं है। उनमें 70% में जनरल बैठे हुए हैं। तब क्या होगा? हम नौकरियों में भी आरक्षण दे के 27% सीटें किसके लिए आरक्षित कर देंगे? ओबीसी के लिए। 15% किसके लिए कर देंगे? एससी के लिए। 8% किसके लिए कर देंगे? एसटी के लिए। अब एसटीओ में इनकी भाई बच्चे कम पढ़ पाते हैं तो परसेंटेज कम आती है, तो इनकी कट ऑफ कम रहती है। तो राज्य को बोला गया है कि भले ही आप अनुच्छेद 16 के तहत समानता की बात करेंगे, आप नौकरियों में समानता, लेकिन यदि नौकरियों में आरक्षण देंगे, क्यों? क्योंकि उनकी जो सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व है वो पर्याप्त नहीं था, उनकी संख्या पर्याप्त नहीं थी। उनकी संख्या को पर्याप्त करने के लिए आप आरक्षण दे सकते हैं। यह अनुच्छेद 15(16)(4) में यह बात लिखी हुई है। एक छोटा सा केस स्टडी देख के हम इस वीडियो का समाप्त करते हैं। केस स्टडी क्या है कि उड़ीसा का एक जिला है पुरी, जिसमें दलित समुदाय का एक सदस्य है जिसका नाम है हादी बंधु, से एक पोस्ट कार्ड मिलता है। किसको? आपको। और आप क्या हैं? एक न्यायाधीश हैं, आप एक जज हैं। और उसमें क्या लिखा है कि उसके समुदाय के पुरुषों ने उस प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया जिसके अनुसार उन्हें उच्च जातियों के विवाह उत्सव में दूल्हे और सभी मेहमानों के पैर धोने पड़ते थे। ये प्रथा होती है। मेरे विवाह में भी यह प्रथा हुई थी, जहाँ पर एक निम्न जाति का, तथाकथित निम्न जाति का व्यक्ति आएगा और वह आपके पैर धुलेगा, और जो आपके संबंधी होंगे उनके पैर धुले जाएंगे, और इसके लिए उसको पैसे मिलेंगे। और ये एक रस्म होती है शादियों में, उच्च वर्ण की शादियों में यह होती है। बाकी मैंने अभी तक देखा नहीं कहीं, लेकिन हाँ, जो कि मेरे साथ हुई है ये, तो मैं जानता हूँ इसको। अजीब लगता है, पहली बार हुई तो मैं तब इतनी सी चीज़ें नहीं जानता था, लेकिन हाँ ये गलत है। फिलहाल ये ऐसा कुछ होता है, और उस चिट्ठी में न्यायाधीश के लिए, अर्थात आपके लिए, उसमें ये लिखा है कि ये पैर धोने पड़ते हैं,
और जब इस प्रथा को करने से मना कर दिया, ठीक है, उस समुदाय के लोगों ने जो पैर धुला करते थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम पैर नहीं धुलेंगे आज से। तब हुआ क्या कि उस समुदाय की 4 महिलाओं को पीटा गया और उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया। किसने? ऊंची जाति के लोगों ने, कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम चलती आ रही रस्मों को, हजारों सालों चलती आ रही रस्मों का मना करोगे, तुम अब पैर नहीं धुलोगे हमारे, तुम इतने ऊंचे हो गए हो, तुमको पीटना पड़ेगा, तुमको सबक सिखाना पड़ेगा, तुम्हारी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। ठीक है। तब पोस्ट कार्ड लिखने वाला क्या बोलता है कि सर, हम शिक्षित बच्चे हैं और वे उच्च जातियों के पुरुषों के पैर धोने और विवाह में भोज के बाद जूठन हटाने और बर्तन मांजने के परंपरागत काम करने को तैयार नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। पहले लोग हमारे करते होंगे बाप दादा, लेकिन अब हम नहीं करेंगे। ठीक है। और यह मानते हुए कि उपयुक्त तथ्य सही है, ये बात भी सच है, तब आपको निर्णय करना है कि आप क्या करोगे और इस घटना में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है? समता का। ठीक है, समता का मौलिक अधिकार। कानून के समक्ष सभी समान है, कोई किसी के पैर क्यों धुले। ठीक है। तो ये किसका उल्लंघन हुआ है? अनुच्छेद 14 और 15 का। ठीक है। अब आप सरकार को क्या आदेश देंगे, आप निर्णय क्या लेंगे, सरकार को क्या आदेश देंगे, ये आपका होमवर्क है, खुद सोचिए और बताइए कि आप इस प्रथा को रोकेंगे क्या, कैसे क्या करेंगे, ये सब आपका होमवर्क है। तो इस तरह हमारा एक जो अधिकार था, जिसे बोलते हैं समता का अधिकार, वह खत्म हुआ है। ठीक, फिर हम देखेंगे अगली वीडियो में स्वतंत्रता का अधिकार। अब शायद आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? कि दुकान है, होटल है, कुएं, ये सभी धर्म, मूलवंश, जाति लोगों के लिए खुले हैं। ठीक है। 16 क्या बोलता है? नौकरियों में अवसर मिलेंगे, लेकिन 16(4) यह बोलता है कि नौकरियों में यदि आरक्षण देना चाहे सरकार, दे सकती है। अनुच्छेद 17 क्या है? छुआछूत का अंत है, कि ये जो बोलेगा कोई कि नहीं हम तुम्हें नहीं छुएंगे, तुम नीच जाति से आते हो, यह सीधा सीधा क्राइम है, अपराध है, यदि कोई करता है तो सजा मिलेगी। साथ ही साथ उपाधि, जो फालतू की उपाधि दे दी जाती थी, राय साहब, राय बहादुर, नाइटहुड, ये सब, क्योंकि ये उपाधियां क्या करती हैं कि उस व्यक्ति को तो ऊंचा बनाती हैं और समाज में औरों को नीचा बना देती हैं। तो ऐसे में प्रतिष्ठा के, जो हमने समानता की बात करते हैं, तो उसको नुकसान पहुंचता है। तो सबकी प्रतिष्ठा एक जैसी, इसलिए जितनी उपाधियां ये सब खत्म कर दी जाएंगी। बनी कौन सी रहेंगी? शिक्षा की और सेना की, क्योंकि शिक्षा की उपाधि अवैध नहीं है, शिक्षा की उपाधि आपने पढ़ के हासिल की है। और ऐसे में समाज को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम भी ये उपाधि ले सकते हैं, यदि हमें अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो। या हम सेना में, सेना के व्यक्ति वह उपाधि अर्जित करते हैं, तब उन्हें वह उपाधि उपलब्ध होती है। तो सेना और शैक्षिक उपाधि मिली रहेंगी, बाकी किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं रहेगी। तो ये जो जितने अनुच्छेद थे, ये सब समानता की बात कर रहे हैं, इसलिए इन सभी अनुच्छेदों को 14, 15, 16, 17, 18 को इकट्ठा करके हम क्या बोल देते हैं? समता का अधिकार। तो ये था आपका आज का कार्यक्रम। मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, खाते रहिए और अपने आसपास सफाई रखिए, जिम्मेदार बनिए, एक अच्छे नागरिक बनिए, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।